क्लास 12th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर विलयन में आज हम परासरण के आधार पर विलयन के प्रकार जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने से पूर्व परासरण एवं परासरण दाब वाला वीडियो है वो अवश्य देखें। जब आप परासरण एवं परासरण दाब को अच्छी तरह समझ पाएंगे तभी है वो आप विलयनों को परासरण दाब के आधार पर है वो बांट पाएंगे। चूँकि हम जानते हैं कि परासरण एक अणुसंख्यक गुणधर्म है जो विलय कणों की संख्या या मात्रा पर निर्भर करता है। किसी भी विलयन है उसका परासरण दाब विलायक में उपस्थित विलय कणों की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी किसी भी विलयन है उस विलयन का जो परासरण दाब है वो विलायक में उपस्थित विलय के अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होता है। एक विलयन का दूसरे विलयन के सापेक्ष जो परासरण दाब है उसके आधार पर है वो विलयन है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो समपरासरी विलयन अर्थात आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा प्रकार है अति परासरी विलयन अर्थात हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा प्रकार है वो अल्प परासरी विलयन अर्थात हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब तक दो विलयन एक दूसरे के सापेक्ष हों तभी वह एक दूसरे के है वो समपरासरी या अति परासरी या अल्प परासरी होते हैं। परासरण दाब के आधार पर विलयनों का पहला प्रकार है वो समपरासरी विलयन अर्थात आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सम यानी समान और परासरी का मतलब परासरण दाब से है, अर्थात ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब आपस में है वो समान होते हैं उनको है वो समपरासरी विलयन कहते हैं। समपरासरी विलयन को है वो इस प्रकार से समझते हैं। ये दो बीकर ए और बी हैं। बीकर ए में है वो विलयन ए भरा हुआ है और बीकर बी है इसके अंदर है वो विलयन बी भरा हुआ है। बीकर ए के विलयन का परासरण दाब है वो π1 बराबर है C1R/T1। इसी प्रकार से बीकर बी है इसके विलयन का परासरण दाब है वो π2 बराबर है वो C2R/T2। दोनों विलयनों के द्वारा है वो बराबर परासरण दाब लगाया जा रहा है तो अपन कह सकते हैं कि π1 बराबर है π2 के। तो अपन लिख सकते हैं कि C1R/T1 बराबर है C2R/T2 के। यहाँ R से R है वो कट जाएगा तो अपने पास में आ जाएगा C1T1 बराबर है वो C2T2 के। यदि यहाँ पे T1 और T2 का मान समान हो तो अपन यहाँ पे है वो लिख सकते हैं कि इन विलयनों के लिए आ जाएगा C1 बराबर है वो C2। अर्थात समपरासरी जो विलयन है इन विलयनों की जो मोलरता C है वो आपस में है वो समान होती है। तो अपन कह सकते हैं कि दिए गए ताप पर ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब आपस में है वो समान होते हैं उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। समपरासरी विलयन है इसको और गहनता से है वो समझते हैं। ये जो पात्र है इस पात्र में 0.9% द्रव्यमान आयतन वाला NaCl का विलयन है वो भरा हुआ है। इसमें RBC अर्थात रुधिर कोशिकाओं को रखा गया। रुधिर कोशिकाएं हैं, इन रुधिर कोशिकाओं में स्थित जो द्रव्य है उस द्रव्य की जो सांद्रता है वो 0.9% NaCl विलयन के तुल्यांक होती है। रुधिर कोशिकाएं हैं, इनकी जो सतह है वो अर्धपारगम्य झिल्ली है उसका काम करती है, SPM है उसके रूप में है वो काम करती है। RBC और ये जो पात्र है इस पात्र के अंदर विलय व विलायक की सांद्रता का अनुपात है वो समान है, अतः दोनों द्वारा लगाया गया परासरण दाब समान है। तो यहाँ से जो 0.9% जो NaCl विलयन है इस पात्र में इससे न तो विलायक के कण है वो इस रुधिर कणिका में प्रवेश करेंगे और न ही रुधिर कणिका है उससे है वो बाहर की ओर प्रवेश करेंगे।
इस प्रकार इन दोनों विलयनों की सांद्रताएं हैं वो बराबर है, इसलिए इनको कहेंगे समपरासरी विलयन। इस एक्टिविटीज के आधार पर अपन कह सकते हैं कि रुधिर कोशिकाओं में स्थित द्रव्य का प्रासरण दाब 0.9% द्रव्यमान आयतन NaCl के विलयन का समपरासरी होता है। अतः लाल रुधिर कणिकाओं को इस विलयन में रखने पर वो प्रभावित नहीं होती हैं, अर्थात उनके आकार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रासरण दाब के आधार पर विलयनों का दूसरा जो प्रकार है वो अतिपरासरी विलयन अर्थात हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दो भिन्न प्रासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका प्रासरण दाब अधिक होता है उसे अतिपरासरी विलयन कहते हैं। अभी अपन ने जाना कि एक दूसरे के सापेक्ष अगर विलयन हो तभी उनको हम अपन समपरासरी विलयन और अतिपरासरी एवं अल्पपरासरी विलयन कह सकते हैं। तो यहाँ पे दो भिन्न प्रासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका प्रासरण दाब अधिक होता है उसे ही अतिपरासरी विलयन कहते हैं, अर्थात हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अतिपरासरी विलयन अर्थात हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसको इस एक्टिविटीज के द्वारा है और अधिक समझते हैं। ये जो पात्र है इस पात्र के अंदर है वो 1.0% है वो NaCl का विलयन है वो भरा है और इस पात्र में है वो ये रुधिर कणिकाएं हैं उसको रखी गई है। चूँकि अपन जानते हैं कि जो रुधिर कणिकाएं हैं उन कणिकाओं में स्थित जो द्रव्य है उसकी जो सांद्रता है वो 0.9% है वो NaCl विलयन के तुल्यांक होती है। NaCl विलयन है उसके तुल्यांक होती है। तो यहाँ पे ये जो पात्र है इस पात्र में स्थित जो NaCl जो विलयन है उसकी जो सांद्रता है वो 1.0% है और यहाँ पे रुधिर कणिकाएं हैं इनके अंदर है वो 0.9% है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि ये जो रुधिर कणिकाएं हैं इन रुधिर कणिकाओं से है वो विलायक का प्रवाह है वो बाहर की ओर है वो होने लग जाता है, बाहर की ओर होने लग जाता है। क्योंकि अपन जानते हैं कि प्रासरण की क्रिया के अंतर्गत विलायक के कण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर है वो गमन करते हैं। निम्न सांद्रता है उससे है वो उच्च सांद्रता की ओर है वो गमन करते हैं। तो यहाँ पे रुधिर जो कणिकाएं हैं इनसे है वो विलायक का प्रवाह इस पात्र में हो रहा है, पात्र में हो रहा है और ऐसा होने से जो ये रुधिर जो कणिकाएं हैं वो संकुचित हो जाती हैं, यानी विलायक है उस जो स्थित जो द्रव्य है उसके बाहर निकलने से है वो संकुचित हो जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा अपन वो कह सकते हैं कि रुधिर कोशिकाओं को 0.9% द्रव्यमान आयतन से अधिक NaCl के विलयन में रखने पर जल का प्रवाह रुधिर कोशिकाओं से बाहर की ओर होता है और वे संकुचित हो जाती हैं, अर्थात इनको अधिक सांद्रता वाले विलयन के अंदर रखा जाता है। तो अधिक सांद्रता वाले विलयन के अंदर रखने पर है वो बाह्य प्रासरण की क्रिया होती है और बाह्य प्रासरण की क्रिया होने से है वो रुधिर कणिकाएं हैं वो संकुचित हो जाती हैं। प्रासरण दाब के आधार पर विलयन का जो तीसरा जो प्रकार है वो अल्पप्रासरी विलयन अर्थात हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दो भिन्न प्रासरण दाब वाले विलयन में वह विलयन जिसका प्रासरण दाब निम्न होता है उसे अल्पप्रासरी विलयन कहते हैं। दो भिन्न प्रासरण दाब वाले विलयन हैं, उन दो भिन्न प्रासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका प्रासरण दाब निम्न होता है उसे है वो अल्पप्रासरी विलयन कहते हैं। अल्पप्रासरी विलयन को इस एक्टिविटीज के द्वारा देखते हैं। ये जो पात्र है इस पात्र के अंदर 0.5% वो NaCl का विलयन है और इस पात्र के अंदर है वो रुधिर कणिका रखी जाती है। क्योंकि अपन जानते हैं कि रुधिर कणिकाएं हैं उनमें स्थित जो द्रव्य है उनकी सांद्रता 0.9% वो NaCl के तुल्यांक होती है। चूँकि पात्र में स्थित जो विलयन है उसके अंदर NaCl आयनों का मान है वो कम है जबकि रुधिर कणिकाएं हैं इनमें ज़्यादा है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि इस पात्र से विलायक का प्रवाह है वो इन रुधिर कणिकाओं के अंदर होता है और रुधिर कणिकाओं के अंदर होने से है वो रुधिर कणिकाएं हैं वो
विलायक के संचय से है वो फूल जाती है, फूल जाती है। क्योंकि अपन जानते हैं कि परासरण जो दाब है वो विलायक में उपस्थित विलय के अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होता है, और यहाँ पे जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, इन लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर पात्र से है वो विलायक का प्रवाह हुआ है, यानी अंतःप्रासरण की क्रिया हुई है, और अंतःप्रासरण की क्रिया होने से है वो ये जल संचय करके है वो फूल गई है। इस एक्टिविटीज के आधार पर अपन यह कह सकते हैं कि यदि रुधिर कोशिकाओं को 0.9% NaCl से कम सांद्रता वाले विलयन में रखा जाता है तो परासरण के कारण यानी अंतःप्रासरण के कारण जल का रुधिर कोशिकाओं में प्रवाह होता है, और प्रवाह होने से है वो फूल जाती हैं। अल्प परासरी जो विलयन है उस विलयन के आधार पर अपन है वो सौफ यानी एडिमा की स्थिति को समझते हैं। जो व्यक्ति बहुत अधिक नमक या नमकीन भोजन लेते हैं उनकी उत्तक कोशिकाओं एवं अंतरा कोशिका स्थलों में अधिक जल एकत्र होने से उनमें सूजन या स्थूलता आ जाती है, और इसे ही एडिमा कहते हैं। यानी जो व्यक्ति नमक का अधिक सेवन करते हैं या नमकीन भोजन लेते हैं तो उनकी जो उत्तक कोशिकाएं या जो अंतरा कोशिका स्थल हैं उन अंतरा कोशिका स्थलों के अंदर है वो जल है वो अधिक मात्रा में एकत्र होता है, और एकत्र होने की वजह से है वो उनमें सूजन आ जाती है या फूल जाती है। ऐसी स्थिति को है वो सौफ या एडिमा के नाम से है वो जानते हैं। इस प्रकार आज के इस पार्ट के वीडियो में हमने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हल कर लिए। पहला प्रश्न है समप्रासरी, अल्पप्रासरी एवं अतिप्रासरी विलयन है, उनसे क्या तात्पर्य। दूसरा प्रश्न है कि रुधिर कणिकाओं को 0.9% NaCl विलयन, 1.0% NaCl विलयन और 0.5% NaCl विलयन में रखने पर उनके आकार में क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा जो प्रश्न है वो अपन ने पढ़ा है सौफ या एडिमा की स्थिति। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल रामनिवास जाखड़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों तक